अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। औद्योगिक क्रांति क्यों हुई ब्रिटेन में, इसके उत्तर की हम बात कर रहे हैं और इसी उत्तरों के क्रम में हम लगातार ये सब बातें कर रहे हैं कि ब्रिटेन में ही क्रांति क्यों। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंग्रेजों की इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, और उसका प्रारंभ हमने किया था कृषि क्रांति से, भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से इंग्लैंड की स्थिति से, आदि आदि। और अब हम एक और बिंदु पर हैं, रेलवे के बाद मजदूर। ये मजदूर क्या है? मजदूरों का जिक्र मैं लगातार प्रारंभ से कर रहा हूं और मैंने बताया कि कैसे कृषि क्रांति ने जहां एक ओर कृषि में क्रांति लाई, वहीं दूसरी ओर कृषि से जुड़े हुए जो निम्न स्तर के लोग थे उनको अनएम्प्लॉयड बना दिया, बेरोजगार बना दिया, क्योंकि वो सारी ज़मीनें तो अब बड़े बड़े ज़मींदार खरीद लिए थे, धनाढ़ वर्ग के लोगों ने खरीद ली थी, जिसमें बड़े बड़े फार्म हाउस बनाकर बहुत बड़े स्तर पर अब कृषि कर रहे थे। तो उत्पादन बहुत बढ़ा, लेकिन उसका दूसरा बुरा पहलू क्या था कि ये जो किसान थे ये खेतिहर किसान हो गए, भूमिहीन किसान हो गए और वो शहर की ओर गए थे। यही मजदूर बनते हैं। और इस प्रकार मैंने मजदूरों के इतिहास का एक जिक्र किया है अपने हर बिंदु पर। यहाँ पर थोड़ा सा हम और इनके बारे में जानें कि अब मजदूरों की बढ़ती मांग, मजदूरों की बढ़ती आवश्यकता ने इन लोगों को शहर में आने को मजबूर किया और शहर में रहने के लिए मजबूर किया। तो ये गांव से अपनी संस्कृति, अपनी शैली को छोड़कर जब शहर आते हैं तो क्या परिवर्तन आता है मजदूरों के जीवन में, और क्या उनका गांव से शहर आना उनके अपने जीवन को बढ़ाता है, जीवन शैली को में सुधार करता है, क्या परिवर्तन लाता है, इस पर अब हम थोड़ा जिक्र करें। 1842 में अंग्रेज सरकार ने एक सर्वेक्षण किया। तो सर्वेक्षण किसका किया कि मजदूरों की क्या स्थिति है, मजदूर कैसे हैं, मजदूरों के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, कितने मजदूर हैं, किस क्षेत्र में कितने मजदूर लगे हैं, आदि आदि। क्योंकि वो काल ऐसा था जब मजदूरों की बहुत मांग भी थी। वैसे तो मशीनीकरण हो रहा था, बढ़ते मशीनीकरण के कारण मजदूरों को वहाँ से हटाया जा रहा था, लेकिन उसके बदले इन मजदूरों की जरूरत दूसरी जगह पड़ रही थी, जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ। इस बदलते माहौल में, तीव्र रूप से बदलते माहौल में, मजदूरों के बारे में एक अध्ययन किया गया 1842 में, और उस अध्ययन का जो निष्कर्ष है वो कुछ इस प्रकार था कि कामगारों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। यानी गांव से निकले, जमीन बेचकर शहर आए तो शहर में उनकी हालत और दयनीय हो गई। न घर के रहे, न घाट के रहे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नाइदर फिश नॉर फ्लैश नॉर फाउल। उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, वही स्थिति रही उनकी। बल्कि जो स्वास्थ्य की जो स्थिति थी उसमें तो बहुत गिरावट आई। हेल्थ के मामले में मजदूरों की स्थिति में बहुत गिरावट आई। इन मजदूरों को बहुत जोखिम भरे तरीके से इनसे काम लिया जाता था, क्योंकि जो उद्योगपति थे, व्यापारी थे, उनको तो केवल प्रोडक्शन से, उत्पादन से मतलब था, जिसकी मांग बहुत थी, चाहे लोहा हो, चाहे कोयला हो, चाहे रेलवे की पटरी हो। तो उस मांग की पूर्ति के लिए वो मजदूरों को लगाते थे और इस बात की चिंता नहीं करते थे कि मजदूरों की स्थिति क्या है। और इसीलिए मजदूरों की स्थिति बड़ी शोचनीय कही गई है। तो मजदूरों की शोचनीय स्थिति में का अर्थ ये है कि उन्हें बहुत ज़्यादा लंबे लंबे घंटों के लिए काम में लगाया जाता था। लगभग 14 से 16 घंटे कार्य करवाया जाता था। पहली तो ये हालत थी कि उत्पादन ही सब कुछ था व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए उत्पादन ही सर्वोपरि था। जो लोग वो उत्पादन में हाथ बटा रहे हैं
उनकी स्थिति से उनको कोई ताल्लुकात नहीं था, उनको तो मुनाफा चाहिए था। तो इसलिए पहला कारण उनकी दयनीय स्थिति का ये। दूसरा कारण लंबे घंटे, 14 से 16 घंटे काम लिया जाना, ये बड़ा, आप सोच सकते हैं 24 घंटे में इतने लंबे समय के लिए काम लिया जाता था। तीसरा कारण, इतने लंबे घंटे के लिए काम करने के यदि मजबूर तैयार थे तो इसलिए नहीं कि उन्हें उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था, बल्कि ये विवशता थी। किस रूप में विवशता? कि यदि उन्हें आपत्ति होगी तो हटा दिया जाएगा उद्योगपतियों के द्वारा और दूसरे मजदूर ले लिए जाएंगे। मजदूरों में कोई एकता या मजदूरों में कोई ऐसा वो संगठन नहीं था कि वे अपनी आवाज़ को रख सकें। मजदूर छितरे हुए थे, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए थे। तो अगला कारण था इन लोगों की दयनीय स्थिति का कि ये मजदूरों से लंबे घंटे काम तो लिए गए, लेकिन उसकी एवज में कोई उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ, आर्थिक रूप से कोई सुधार नहीं हुआ। चौथा कारण उनकी दयनीय स्थिति का कि जो फैक्ट्री जहाँ पे ये उत्पादन करते थे, जहाँ पे मशीन चलाते थे, जहाँ पे कार्य करते थे, उनके कार्यस्थलों की स्थिति भी बड़ी बेकार थी। अंधेरा, बिजली का कोई विशेष प्रावधान तो किया नहीं गया था। अंधेरे में कार्य करना 14 घंटे 16 घंटे, कल्पना करिए। खदानों में गहराई में जाना, कार्य करना, चाहे वो लोहे की खदान हो, चाहे वो कोयले की खदान हो। तो इस प्रकार वहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट था, ये चौथा कारण बन जाता है उनकी दयनीय स्थिति का। वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत बेकार था। पांचवा, बड़े खतरनाक तरीके से इनसे काम लिया जाता था। इनकी सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा की तो बात ही दूर, इनकी शारीरिक सुरक्षा के लिए भी कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए थे। बड़े जोखिम भरी स्थितियों में इनसे काम करवाया जाता था और ये मजदूर बेचारे ऐसी स्थितियों में भी काम करने के लिए विवश थे। इनकी व्यवस्था का जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ। अगला कारण इनकी दयनीय स्थिति का कि वातावरण खराब, मजदूरी कम, अतिरिक्त घंटों में कार्य, समय पर नींद नहीं, एक अनुशासित जीवन नहीं। परिणाम क्या होगा? उसका असर स्वास्थ्य पे पड़ेगा। और इसका परिणाम क्या हुआ कि अगला जो बिंदु है, जो दयनीय जिसे हम कह रहे हैं, जिसका उत्तर कि आखिर इनकी स्थिति दयनीय क्यों थी, तो अगला उत्तर है इनका स्वास्थ्य, गिरता हुआ स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही खराब नहीं था, स्वास्थ्य गिर रहा था दिनों दिन। यहाँ तक कि सर्वे में भी ये पाया गया कि गांव के ग्रामीणों का स्वास्थ्य शहर में मजदूर ग्रामीणों की तुलना में बेहतर है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि शहर जाएं तो वहाँ पे स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हैं, लेकिन उस काल में ऐसा नहीं था। वे मजदूर जो शहर आए थे उनका स्वास्थ्य और गिरा हुआ था और शोचनीय हो चला था। जनसंख्या में भी वृद्धि हो गई, लेकिन जनसंख्या में जो वृद्धि हुई उसके अनुपात में खान पान में वृद्धि नहीं हो पा रही थी। इसका क्या तात्पर्य है? एक और आपको याद आएगा, आप तुरंत सोचेंगे कि मैंने कृषि क्रांति की बात की है जिसमें उत्पादन बढ़ा था, खाद्य उत्पादन बढ़ा था, निश्चित रूप से बढ़ा था। लेकिन ये खाद्य उत्पादन जो बढ़ा था, इसका सेवन करने वाले लोग अमीर, धनाढ्य, उच्च वर्ग के लोग थे। मजदूरों की तो तनख्वाह वैसे ही बहुत कम थी, तो इनका सेवन भी बहुत कम, इनके द्वारा भोजन का सेवन भी कम ही हो रहा था। खान पान में इनकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी। इनके खान पान की शैली वैसी ही थी। आज भी आप देखेंगे, यदि भारत की परिप्रेक्ष्य में देखें तो मजदूर जो डेली वेजेस में काम करते हैं, आप देखेंगे ये 2 जून की रोटी के साथ प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो एक आध थोड़ी बहुत सब्जी का स्वाद ले लेते हैं। अदरवाइज उनका भोजन आज भी यही है। भले ही देश की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ हो, लेकिन मजदूरों की स्थिति, निर्धन लोगों की स्थिति,
निम्न श्रेणी के लोगों की स्थिति, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका भोजन देखिए वो लोग क्या भोजन करते हैं। तो ये तुलना केवल इसलिए की गई आपको ये समझाने के लिए कि कृषि क्रांति तो हुई, उत्पादन तो बढ़ा, पर इस उत्पादन का फायदा उच्च वर्ग के लोगों को मिला, जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, लेकिन खान पान में किसी तरह की वृद्धि मजदूर वर्ग में नहीं देखी गई। और इसका कारण स्पष्ट है, मैंने आपको बता दिया। सातवां कारण इनकी शोचनीय स्थिति का कि भारी संख्या में जब ये लोग शहर पहुंचे, और शहरों में भी ऐसी जगहों पर जहां फैक्ट्री उद्योग वगैरह में इनको काम करना पड़ता था, तो इनके लिए पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता था। उचित क्वालिटी का, उचित गुणवत्ता का पेयजल इनको कतई नहीं मिला। पेयजल की भारी समस्या बन गई। औद्योगिकरण के ये कुछ दुष्परिणाम हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। कोई भी देश, कोई भी क्षेत्र जब औद्योगिकरण के दौर से गुजरता है, तो यदि समुचित प्रबंध नहीं किए गए तो औद्योगिकरण एक और जहाँ देश को आर्थिक रूप से बेहतर करता है, वहीं सामाजिक रूप से निम्न स्तर के लोगों की हालत बुरी हो जाती है, दयनीय हो जाती है, शोचनीय हो जाती है। तो पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी। इसके बाद अगला बिंदु ये साबित करने के लिए कि उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, वो ये कि अमीर गरीब के बीच में शहर में जैसे हम देखते हैं बहुत बड़ी खाई बनी है। अमीर लोग, धनवान लोग वास्तव में शहर में रहते थे, हवादार मकानों में रहते थे, साफ सुथरे मकानों में रहते थे, चारों तरफ खुला वातावरण रहता था। लेकिन ये जो मजदूर थे, जो बाहर से आए हुए थे, ये शहर में नहीं रह पाते थे। शहर के की सीमाओं में रहते थे। आज भी आप देखेंगे, किसी भी शहर में चले जाइए तो अधिकतर मजदूर आपको शहर की सीमाओं में दिखाई देते हैं। आप किसी ट्रेन से जब यात्रा करते हैं तो शहर में घुसने के पहले जो एक बहुत लंबा पैच, किसी भी शहर के स्टेशन में आने के पहले एक बहुत लंबा पैच आपको ऐसा दिखेगा जहां दोनों ओर मजदूर लोग हैं, निर्धन लोग हैं, निम्न श्रेणी के लोग हैं, और उनकी स्थिति चलती ट्रेन से दिखाई देती है। कमोबेश यही स्थिति उस समय थी कि ये लोग बाहरी इलाकों में रहते थे और ज़्यादा दूर ना हो जाएं फैक्ट्री से, इसलिए बड़े कंजस्टेड रहते थे, पास पास रहते थे, बहुत ही पास पास रहते थे। परिणाम क्या हुआ कि बाहरी मजदूर शहरों से दूर लेकिन बहुत पास पास, तो कॉलोनियाँ, इनके जो निवास, इनका जो क्षेत्र था वो बड़ा गंदा हो गया था, गंदी बस्तियाँ। तो अगला जो शोचनीय स्थिति है इनका, खान पान के बाद अगला बिंदु बस्तियाँ बड़ी गंदी थी। पेयजल के बाद अगला बिंदु कि जिन बस्तियों में रहते थे बड़ी गंदी थी। वहाँ ना कोई नाली का प्रावधान था, ना उनके मकानों में खिड़कियाँ होती थी, ना शौचालयों की उचित व्यवस्था थी। पेयजल की समस्या तो सदैव बनी ही रही। तो इस प्रकार स्वच्छता मजदूरों के डिक्शनरी से कोसों दूर थी। यदि आपको 17-18 घंटे, 15-16 घंटे श्रम करना हो, उचित पेयजल की व्यवस्था न हो, उचित स्वास्थ्य सुविधाएं न हों, गंदी बस्तियों में रह रहे हों, शौचालय आदि नहीं हों और खान पान आपका निम्न स्तर का हो, क्या परिणाम होगा? बीमारियां। दूसरे शब्दों में ये मजदूर अब बीमार प्राणी हो गए। बीमारियां घर कर गईं। गंदी बस्तियों में बहुत सारी बीमारियां होने लगीं। कई बार ये महामारी का रूप लेने लगीं। बड़े स्तर पर अब बीमारियां होने लगीं, ऐसी बीमारियां जो पूर्व में सुनी नहीं गई थी। और उल्टे गांव में जो मजदूर थे, जो रह गए थे, जो किसी तरीके से गांव में अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनकी स्थिति बेहतर थी।
कम से कम वे खुले वातावरण, साफ स्वच्छ वातावरण में तो थे। उन्हें भी 2 जून रोटी मिल रही थी, इन्हें भी 2 जून रोटी मिल रही थी। लेकिन लिविंग कंडीशन की यदि बात करें तो ग्रामीण मजदूरों की स्थिति थोड़ी बेहतर थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पूरे औद्योगिक क्रांति के दौर में मजदूरों की स्थिति, जो मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाने वाले थे, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था औद्योगिक क्रांति में, उनकी हालत सबसे खराब हो गई। औद्योगिक क्रांति के पोषक अर्थात जो लोग धनाढ्य वर्ग के थे, जिन्होंने इस क्रांति के लिए पैसा लगाया, उद्योगों के लिए, व्यापार के लिए पैसा लगाया, वे और औद्योगिक क्रांति के पोषक के साथ माल को लेने वाले, माल की खपत करने वाले, इसी वर्ग के लोग, बस यही लोग औद्योगिक क्रांति में खुश थे। जो ऊंचे तबके के लोग थे, जिनके पास पैसा था, जो ये सब खरीद सकते थे, जो यात्रा करना अफोर्ड कर सकते थे, इनकी स्थिति बेहतर थी। लेकिन जो उसका जो तीसरा खंभ था, औद्योगिक क्रांति का तीसरा स्तंभ, जिसे हम मजदूर कहते हैं, इनकी हालत बहुत बुरी हो गई। यहां देखिए एक चित्र। इस चित्र में एक महिला एक ट्रेड मिल पांव चक्की में खतरनाक तरीके से कैसे पिसाई का काम कर रही है। उसका पांव आप देखिए जहां रखा हुआ है। जब वो पांव रखती है, सीढ़ी जैसा एक के ऊपर एक रखती जाती है, तो ये जो मशीन है वो गोल घूमती है। कई बार ये मशीन ज़्यादा जोर से, ज़्यादा जल्दी घूम जाती थी, परिणाम स्वरूप उसका पांव फंस जाए, पंगु हो गया, पैर कट गया, हाथ कट गया, इनकी देखने वाला कोई नहीं था। तो बहुत बड़ा जोखिम लेके उस समय के मजदूर काम करते थे। पूर्व मैंने आपको 1-2 और चित्र दिखाए जिसमें कैसे बाल मजदूरों का उपयोग हो रहा है और बाल मजदूरों की कितनी ज़रूरत थी उस पतले टनल जैसी सुरंगों से जाने वाली खदानों में। बाल मजदूर की क्या स्थिति रही होगी, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, सबसे कितने वंचित रहे होंगे। दूसरे शब्दों में, वर्तमान इंग्लैंड या इंग्लैंड का साम्राज्य जो बना, उसकी नींव में इस तरह की जीवन शैली देखी जा सकती है। मैं पुनः दोहरा दूं, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की नींव में इस तरह की निष्ठुरता देखी जा सकती है, जहां समाज के एक बहुत बहुत बड़े तबके, जिसको मजदूर कहा जाता है, उस तबके का भारी शोषण किया गया, भारी जोखिम में लोग काम किए। ऐसे न जाने कितने लोग इस औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया में अकारण बेमौत मर गए, पंगु हो गए, हाथ पांव खो बैठे, आदि आदि। अगला बिंदु जो हम देख सकते हैं कि उनकी शोचनीय स्थिति क्यों कही जा रही है, तो उसमें यह है कि जो सर्वे हुआ था 1842 में, जो सर्वेक्षण हुआ था, उसमें देखा गया कि शहरों में जो लोग रह रहे थे उनकी औसत आयु कम होने लगी। कितना बड़ा विरोधाभास। शहरों में रहने वालों की औसत आयु ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत आयु से कम। कितना बड़ा विरोधाभास, कितनी हास्यास्पद बात है कि आए तो हैं शहर में, बड़ी उम्मीद से आते हैं। वर्तमान में भी आज भी हजारों लाखों लोगों का गांव से पलायन होता है और शहर आते हैं और बड़े बड़े सपने लेके आते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि शहर की जिंदगी इतनी सरल नहीं है। शहर में खपना, शहर में ढलना, इसके लिए बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। जो शहर के पास जो उद्योग थे
उसका प्रदूषण इन लोगों को खाया जा रहा था, और खुद भी तो उस प्रदूषित माहौल में रहते थे, कार्य करते थे। 24 घंटे पोल्यूशन के वातावरण में इनका जीवन यापन होता था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि उसकी वजह से, इस प्रदूषण की वजह से आंत्रशोथ, हैजा, क्षय रोग, वायु प्रदूषण से क्षय रोग होता है, टीबी, ऐसी बीमारियां अब बड़े स्तर पर होने लगी। संभवतः ऐसी बीमारियां पहले बहुत नगण्य थीं, लेकिन अब ये बड़े स्केल पे होने लगी। दूसरे शब्दों में, ये सारी चीजें औद्योगिकरण की देन है। औद्योगिकरण केवल धन दिया, अमीर लोगों को धन मिला, लाभ मिला, लेकिन दूसरी ओर समाज के एक बहुत बड़े तबके को बहुत नुकसान हुआ। ये सब बीमारियां औद्योगिकरण की देन है, ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस काल में हम आविष्कारकों की बात करते हैं। बहुत सारे आविष्कार हुए, उनके आविष्कारकों के नाम लिए। ये पता लगाना बहुत रुचिकर होगा कि वे लोग कौन थे जिनके प्रयासों से ये सब परिवर्तन हुए। जो भी हमने परिवर्तन यहाँ पे बात किए हैं, इसमें कौन लोग थे? उनमें से कुछ प्रशिक्षित वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट। भौतिकी तथा रसायन जैसे बुनियादी विज्ञानों की शिक्षा 19वीं सदी के आखिरी दशक पर बड़ी लिमिटेड थी, बहुत सीमित थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो बेसिक ज्ञान है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, बहुत लिमिटेड थी, बहुत सीमित थी। और जो ऊपर प्रौद्योगिकी आविष्कार बताए गए हैं, वे आविष्कार तब तक हो चुके थे। क्योंकि इन आविष्कारों को संपन्न करने के लिए, इन आविष्कारों को अपने लॉजिकल एंड तक लाने के लिए भौतिकी या रसायन के उन सिद्धांतों या नियमों की पूरी जानकारी होना जरूरी नहीं था जिन पर ये आविष्कार आधारित थे। इसलिए ये वैज्ञानिक प्रगतियां प्रभावशाली लेकिन विचारकों तथा लगनशील प्रयोगकर्ताओं द्वारा की गई थी। दूसरे शब्दों में, बेसिक जो साइंस का ज्ञान था वो लिमिटेड था, और इस बेसिक साइंस के ज्ञान के आने के पूर्व ही इन विषयों से संबंधित कुछ आविष्कार हो चुके थे, क्योंकि ये सिद्धांतों पर, कुछ नियमों पर आधारित ऐसे नहीं थे जिनको जानना जरूरी था। ये वैज्ञानिक प्रगतियां बड़ी प्रभावशाली हुई और प्रयोग के माध्यम से सामने आई। उन्हें इस बात से भी सहायता मिली, इन लोगों को जिन्होंने ऐसे आविष्कार किए, कि इंग्लैंड में कुछ खासियत थी, कुछ खास बात थी, विशेषताएं थी जो अन्य देशों में नहीं थी, अन्य यूरोपीय देशों में नहीं थी। इंग्लैंड में 1760 से 1800 के बीच दर्जनों वैज्ञानिक मैगजीन्स और वैज्ञानिक इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं, उसमें अनेक शोध पत्र प्रकाशित हुए, रिसर्च पेपर जिसे हम कहते हैं, जो किसी खास उद्देश्य से किए गए रिसर्च को लेकर शोध पत्र जो तैयार किए जाते हैं। तो ऐसे बड़े बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित हुए, यहां तक कि वहां छोटे कस्बों में भी ज्ञान पिपासा, नई चीजों को जानने की ललक बहुत ज्यादा व्याप्त थी, फैली हुई थी। और ये ज्ञान पिपासा, ज्ञान पाने की ललक ही इन्हें इतने आगे ले गई और संभवतः इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने का एक कारण भी बनी। इसी प्यास को कला समाज यानी सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, जो 1754 में स्थापित थी, तो इस प्यास को क्रियाकलापों के द्वारा, घूमने फिरने वाले व्याख्याताओं द्वारा, अथवा उन कॉफी हाउसों में जिनकी संख्या कई गुना बढ़ गई, वहां पे विचार विनिमय द्वारा बुझाया जाता था। अर्थात जो रिसर्च पेपर में जो बातें आती थी, जो निष्कर्ष आते थे, उस पर इंग्लैंड के विभिन्न क्षेत्रों में, अंदरूनी इलाकों में भी लोग काफी बहस करते थे, बातचीत करते थे, और इस माध्यम से वे
अपनी ज्ञान पिपासा को बुझाते थे और बातचीत करने के लिए क्रियाकलापों के बहाने, घूमने फिरने के बहाने, कॉफी हाउस में बैठकों के बहाने काफी विचार विनिमय हो जाता था। और इस प्रकार ये जो जगहें थी वे एक तरीके से वैज्ञानिक सोच को बहुत बढ़ावा देती थी। अधिकतर आविष्कार वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग की अपेक्षा दृढ़ता के कारण, रुचि के कारण और जिज्ञासा के कारण थे, यहां तक कि भाग्य के कारण भी हुए। ये बहुत सोचने की बात है। सामान्यतः जो वैज्ञानिक खोजें होती हैं उसके पीछे वैज्ञानिक ज्ञान को काफी श्रेय दिया जाता है, लेकिन इस काल में जो भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए वो अधिकतर केवल एक हिट एंड ट्रायल अनुप्रयोग, ट्रायल एंड एरर, इस बल पर हुए और ज्ञान की तुलना में लगन, दृढ़ता, रुचि, ज्ञान पिपासा, जिज्ञासा और कुछ हद तक भाग्य, इनका साथ ज्यादा रहा इस काल के आविष्कारों के पीछे। कपास उद्योग के क्षेत्र में तो कुछ आविष्कारक जैसे जॉन के और जेम्स हरग्रीव बुनाई और बढ़ईगिरी से परिचित थे और इससे परिचित होने के कारण इन्हें कपास उद्योग के संबंध में कुछ नए आविष्कार करने में बड़ी सहूलियत हुई। किंतु यदि हम रिचर्ड आर्कराइट की बात करें तो एक नाई और बालों की विग बनाने वाला वो व्यक्ति था, रिचर्ड आर्कराइट। सैमुअल क्रॉम्पटन तकनीकी दृष्टि से कुशल थे ही नहीं और एडमंड कार्टराइट ने साहित्य, आयुर्विज्ञान और कृषि का अध्ययन किया था। शुरू में तो उनकी इच्छा पादरी बनने की थी और वो यांत्रिकी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, परंतु इन्हीं लोगों के आविष्कार औद्योगिक क्रांति की नींव बने। इन्हीं लोगों की खोजें, इन्हीं लोगों की सोच ने ऐसी ऐसी मशीनों को इजाद किया जो औद्योगिक क्रांति का आधार बनी। इसके ठीक विपरीत जो मैंने अभी बताया आपको, भाप के इंजनों के क्षेत्र में थॉमस सेवरी एक सेना अधिकारी था और भाप के इंजन के आविष्कारों में या उसको बेहतर इजाद करने में उसका काफी श्रेय है। थॉमस न्यूकोमेन एक लुहार और ताला बनाने वाला आदमी था। जेम्स वाट का जो यंत्र संबंधी कामकाज जो था उसकी ओर इन लोगों का झुकाव था। बस जेम्स वाट के यंत्र संबंधी, भाप से चलने वाले यंत्र संबंधी जो काम जेम्स वाट कर रहा था उसके प्रति इन लोगों के झुकाव ने कुछ आविष्कारों को जन्म दिया। उन सब में अपने अपने आविष्कार के प्रति कुछ संगत ज्ञान तो जरूर था, पर उससे ज्यादा नहीं। सड़क निर्माता जॉन मेटकॉफ, जिसने स्वयं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से सड़कों की सतहों का सर्वेक्षण किया और अच्छी सड़कें बनाने के बारे में योजना बनाई, वो तो ब्लाइंड था। जॉन मेटकॉफ अंधा रहते हुए सड़कों की सतह का सर्वेक्षण करना और ऐसा सर्वेक्षण कि वह व्यक्ति सड़क निर्माता की उपाधि पा जाए, कितनी बड़ी बात है। और ये सब वैज्ञानिक ज्ञान के कारण नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच, झुकाव, उत्साह, लगन, रुचि, इसके कारण संभव हुआ। इन सब में अपने अपने आविष्कार के प्रति कुछ नॉलेज तो था, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। नहर निर्माता, जो नहर बनाने के काल को जन्म देने में जिसने बहुत अहम भूमिका बनाई, क्योंकि नहरों के निर्माण से आवागमन होता है, आपको याद होगा, और आवागमन सुगम होता है। बाद में दूसरे चरण में रेलवे आता है नहर के स्थान पर, लेकिन नहरों के निर्माण को लेकर नहर निर्माता जेम्स ब्रिनले, ये तो एक ऐसा आदमी था जिसे हम निरक्षर कह सकते हैं।
इलिटरेट कह सकते हैं, और उसने नहर का निर्माण किया, नहर के निर्माण की जानकारी दी, उसकी उपयोगिता की समझ दी। शब्दों की वर्तनी के बारे में तो उसका ज्ञान इतना कमजोर था कि वो नौचालन को, यानी नेविगेशन, नौचालन, नौका चलाने, जिसे अंग्रेजी में नेविगेशन कहते हैं, उस शब्द की सही वर्तनी कभी नहीं बना सका। लेकिन उसमें गजब की स्मरण शक्ति थी, याद रखने की गजब की क्षमता थी, कल्पना की उड़ान, कल्पना शक्ति की कोई सीमा नहीं थी उसमें, और साथ ही साथ एकाग्रता थी। कुल मिलाकर जो मैंने कहा आपको कि इस काल में हुए अधिकतर आविष्कार वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर कम, बल्कि इन आविष्कारकों की दृढ़ता, रुचि, लगन और स्मरण शक्ति, कल्पना की उड़ान और एकाग्रता का एक तरीके से सम्मिश्रण थी, उसी का परिणाम। एडवर्ड कारपेंटर, एक प्रसिद्ध कवि, एडवर्ड कारपेंटर, 1881 में उनकी एक कविता हुई, एक विनिर्माणकारी नगर में, एक विनिर्माणकारी नगर में, ये उसका शीर्षक है। अंग्रेजी में इन ए मैन्युफैक्चरिंग टाउन, मैन्युफैक्चरिंग टाउन, ऐसा शहर जहां निर्माण का कार्य होता है। तो इस शहर के बारे में लिखते हुए उन्होंने अपनी कविता में कुछ लिखा है जिसका एक तरीके से भावार्थ या निचोड़ हम ये कहें, बल्कि हम कहेंगे कि ये कविता में जो जिस तरीके से वर्णन किया है उसे थोड़ा देखने की कोशिश करें। जब मैं उस उदास शहर में बेचैन और निराश घूम रहा था, तो मैंने वहां अफरा तफरी में परेशान लोग देखे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जब मैं उस उदास शहर में, उदास शहर क्यों होगा? क्योंकि जो निम्न तबके के लोगों की जो स्थिति थी बड़ी शोचनीय थी। तो मैंने वहां अफरा तफरी में परेशान लोग देखे जो मानो नरक के किसी दरवाजे में भूतों की तरह आ जा रहे थे, नरक के दरवाजों में भूतों की तरह आ जा रहे थे। मैंने आकाश में ऊंची उठी चिमनियों की लंबी कतारें देखी और देखे काले धुएं के बादल जो सूरज, आकाश और धरती को अपने बोझ से ढक रहे थे। कितना विभत्स विवरण है तत्कालीन तथाकथित शहरों का, जिसे वो उदास शहर कहता है, जिसे वो अफरा तफरी वाला शहर कहता है, जिसे वो ऐसा शहर कहता है जहां लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो नरक के दरवाजे से भूतों की तरह आ जा रहे हों। साथ ही वो कहता है कि उसमें धुएं का बोझ सूरज को भी आच्छादित कर देता है, जो सूरज, आकाश और धरती को अपने बोझ से ढक रहे थे। और मैंने देखे कूड़े के बड़े बड़े ढेर जिन पर बच्चे रद्दी बटोर रहे थे, यानी रैग पिकर्स। और फिर आधी छतों वाली काले भद्दे मकान, और देखी नीचे बहती काली नदी। देखिए, आधी छतों वाले काले भद्दे मकान, हाफ ब्रोकन रूफ्स, गंदे काले डार्क अंधेरे मकान, और उसमें बहती काली नदी। ये नदी काली क्यों है? जितने भी उद्योग स्थापित थे उन उद्योग से निकलने वाला गंदा पानी नाले के रूप में इस नदी में समाहित हो रहा था, और जो नदी किसी समय पूर्व में अच्छी रही होगी, साफ पानी की रही होगी, वो अब काली हो चुकी थी। इतनी संख्या में वहां उद्योग आ चुके थे। तो मैंने देखी नीचे बहती काली नदी। जब मैं इन सबको देख रहा था, तभी मेरी नजर दूर दराज के पूंजीपति मोहल्ले पर पड़ी, जहां महलनुमा मकान, बंगले, ऊंची ऊंची दीवारों वाले बगीचे, सुंदर सलोनी गाड़ियां और उनके मालिक मानो दूर दूर तक पसरी गरीबी को, जिसकी बदौलत वे धनवान बने थे, उसे देखकर अपना मुंह बिचका रहे थे। यह सब देखकर मेरी तो रूह ही कांप उठी। एडवर्ड कारपेंटर के द्वारा ये बहुत सटीक विवरण, द टू वर्ल्ड,
दो दुनिया का वर्णन है। एक दुनिया वो जिसमें गरीब लोग हैं, श्रमजीवी हैं, 15-15, 18-18 घंटे काम करके थके हारे हैं, भूखे हैं, अंधकारमय वातावरण में जी रहे हैं, और उन्हीं से थोड़ी दूर एक वर्ग वो पूंजीपतियों का जो महलनुमा भवनों में, ऊंची ऊंची दीवारों वाले बगीचों में, सुंदर गाड़ियों के साथ इन गरीबों को देख रहे हैं और देखते हुए अपना मुंह बिचका देते हैं, क्योंकि इनके पास वो बदौलत है, वो धन है जो इन गरीबों के बल पर, जो इन गरीबों के बदौलत इन्हें मिली है। और ऐसा दृश्य देखकर एडवर्ड कारपेंटर कहते हैं कि ये सब देखकर मेरी तो रूह कांप उठी। कल्पना करिए, ये कविता 1881 की है, आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व, और उस समय से ही उद्योगों का दुष्प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर था। इस कविता से बड़ा स्पष्ट है। चार्ल्स डिकेंस, बहुत प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट, चार्ल्स डिकेंस 1812 से 1870, ये इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि इन्होंने औद्योगिकरण के परिणाम से गरीबों के लिए जो बड़ी भयंकर स्थिति पैदा हुई, इसका सबसे कठोर वर्णन इन्होंने किया है। औद्योगिकरण के नाम पर गरीबी जिस तरीके से आसन्न हुई, गरीबी जिस तरीके से उत्पन्न हुई और जो भयंकर स्थिति बनी, उसकी शायद सबसे कठोर आलोचना करने वालों में, समकालीन लेखकों में चार्ल्स डिकेंस थे। उन्होंने अपनी उपन्यास हार्ड टाइम्स में एक काल्पनिक औद्योगिक नगर कोक टाउन का बड़ा वर्णन किया है। जैसे आपने एक अभी जो कविता सुनी, उसमें लेखक ने, कवि ने एक शहर का दृश्य अपनी कविता में उकेरा है। कोक टाउन नाम के कल्पनातीत शहर में, औद्योगिक शहर में क्या गुजर रहा है, क्या कुछ है, इसका वर्णन करते हैं चार्ल्स डिकेंस। और उसकी कुछ पंक्तियां यहां पढ़ना मैं जरूरी समझता हूं। यह एक लाल ईंटों से बना नगर था, लेकिन उसकी ईंटों का रंग लाल तभी रह सकता था यदि धुएं और राख ने उसे पोतकर बदरंग न कर दिया होता। यानी धुएं और राख इतनी भारी मात्रा में उस शहर में था कि वो लाल पत्थर, लाल ईंटें काली हो चुकी थी। लेकिन हालत ये थी कि ये कस्बा अजीब लाल और काले रंग के मिश्रण से पुता था, मानो वह किसी खूंखार आदमी का चेहरा हो। कल्पना करिए ऐसा चेहरा किसी आदमी का जो लाल और काला का सामंजस्य हो, काले रंग का, और ये ईंटें, ईंटों की दीवारें, ये इसी तरह का कुछ दृश्य बताती थी। यह मशीनों और उन लंबी गगनचुंबी चिमनियों का शहर था जिसमें से धुएं के सांपों की अटूट पंक्तियां कभी कुंडलित होकर लगातार निकलती रहती थी। कुंडलित होकर मतलब कॉइल होकर, स्पाइरल तरीके से, गोल 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 गोल, जैसे चिमनी से निकलती हैं तो गोल गोल होती हुई वह सांप की तरह लगातार निकल रही है गगनचुंबी चिमनियों से। यानी धुआं भी बड़ी भारी मात्रा में निकलता था। इस नगर में एक काली नहर थी। देखिए, नहर भी काली है, ऐसा चार्ल्स डिकेंस के द्वारा कहना है। और वहां उस कविता में एक नदी का जिक्र किया गया है जो काला पानी था। इस नगर में एक काली नहर थी और एक नदी भी थी जिसका पानी बदबूदार रंजक गंदगी से भरकर बैगनी रंग का हो गया था। बैगनी मतलब डार्क, बैगन के रंग का, लगभग काला ही समझ लीजिए। बैगनी इसलिए हो गया होगा क्योंकि तेल वगैरह का साथ में स्राव हुआ होगा, बहाव जो उद्योगों की मशीन से निकलता है, तो वो तेल और पानी का जो मिक्सचर है और साथ में अन्य तरह की गंदगी, उसने उस पानी के रंग को बदरंगा कर दिया था, लगभग काला कर दिया था। वहां ढेरों इमारतें थीं जो उनके भीतर चलने वाली मशीनों के कारण हरदम कांपती रहती थी। ये जो उस समय जो मशीनें हुआ करती थी,
एक तरीके से विशाल काय हुआ करती थी। आज की मशीनों की तरह ये जैसे चिप्स होते हैं छोटे छोटे, या छोटी छोटी मशीनें आजकल आने लगी हैं, ऐसी नहीं थी। बड़े विशाल रूप की होती थी मशीन। जो पहला कंप्यूटर बना था आज से 40-50 वर्ष पूर्व, वो एक बड़े कमरे की साइज का हुआ था, सुपर कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ तो हम 1870-80 की बात कर रहे हैं, तो उस समय की मशीनें लोहे की बनी हुई बड़ी भारी विशालकाय होती थी, और जब ये मशीनें चलती थी तो आसपास का वातावरण, दीवारें, जमीन हिल जाती थी। तो ढेरों इमारतें थी, उनके भीतर चलने वाली मशीनों के कारण ये इमारतें हरदम कांपती रहती थी, और खिड़कियां हमेशा खड़कती रहती थी, हिलती रहती थी। वहां भाप के इंजन का पिस्टन उकताहट के साथ ऊपर नीचे होता रहता था, मानो किसी हाथी का सिर हो जो अपने दुख भरे पागलपन में आंखें फाड़े एक ही ओर देख रहा हो। कितना सजीव, कितना सटीक विवरण किया है लेखक ने, चार्ल्स डिकेंस ने यहाँ पर, कि भाप के इंजन का पिस्टन ऊपर नीचे होता है, आपने देखा होगा। तो ये पिस्टन जो है मानो उकता गया है, उसी तरीके से चलते हुए ऊपर नीचे हो रहा है, और ऐसा लगता है उसको देख के, उस भारी भरकम पिस्टन को देख के, कि वो किसी हाथी का सिर है, और बड़े तकलीफ में, पागलपन के साथ आंखें फाड़े हुए एक ही ओर देख रहा हो। एक ही ओर देख रहा है तो मतलब वो लगातार एक ही ओर चल रहा है। तो ये बड़ा सटीक विवरण चार्ल्स डिकेंस के द्वारा औद्योगिकरण के दुष्परिणामों को लेकर। अमेरिका आदि में भी औद्योगिकरण हुआ, पर इस बात को अंडरलाइन करना चाहिए कि असंख्य लोग मौत के गाल में इस काल में समा गए। उत्पादन में मदद करने के, इनका केवल एक ही काम था, उत्पादन बढ़ाने में मदद करना अपने शारीरिक श्रम से। हैजा महामारी की मैंने बात की। 1832 में हैजा महामारी हुई, जिसमें ऐसी संख्या बताते हैं कि लगभग 31,000 से भी अधिक लोग मारे गए। आज की संख्या, आज भी यदि 31,000 की संख्या बहुत बड़ी संख्या मानी जाती। कल्पना करिए उस समय की जनसंख्या में, आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में, या 200 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में, क्योंकि 1830-32 की बात हो रही है। इस समय जो जनसंख्या थी, उस संख्या में 33,000, 31,000 लोगों का हैजा जैसी महामारी से मारा जाना किस बात का द्योतक है, किस बात का परिचायक है? औद्योगिकरण के बुरे पहलुओं का, औद्योगिकरण के नेगेटिव एस्पेक्ट्स का। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस अध्याय का नाम औद्योगिकरण न होकर के औद्योगिक क्रांति क्यों है? ऐसी क्रांति जिसका संबंध, ऐसी घटना जिसका संबंध उद्योग से है, और घटनाक्रम इतना तीव्र, इतने आमूल चूल परिवर्तन लाने वाला, जिसका जिक्र मैंने अभी तक किया है कि ये क्रांति से कम नहीं है। ठीक, बहुत तीव्र परिवर्तन और आमूल चूल परिवर्तन। आपको याद होगा मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि इसे क्रांति क्यों कहते हैं और क्रांति की परिभाषा क्या है। और क्रांति की परिभाषा बताते हुए मैंने कहा था, आमूल चूल परिवर्तन, पूरा का पूरा उलटफेर, ये तो पहली बात। और क्रांति की परिभाषा के लिए दूसरा महत्वपूर्ण तत्व, ऐसा उलटफेर, ऐसा परिवर्तन जो बड़ा तीव्र हो। मात्र 100 साल में 1750-60 से एक घटनाक्रम शुरू होता है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और 1830-40 आते आते, यानी 100 साल से भी कम के काल में कितना परिवर्तन आ गया इंग्लैंड में, ये आप सोच सकते हैं। और जो अभी मैंने मजदूरों की बात की, एक बहुत बड़े तबके की बात की, एक बहुत बड़े समाज की बात की, उसमें उनकी क्या हालत हुई? क्या ये किसी क्रांतिकारी घटना से कम है?
क्रांति जरूरी नहीं हिंसात्मक हो। मैंने पहले कहा था क्रांति जरूरी नहीं केवल राजनीतिक हो। मैंने ये भी पहले कहा था। जरूरी नहीं कि क्रांति में किसी का कत्ल किया जाए। यहाँ तो ये तीनों कुछ भी नहीं हुआ, ये एक सामाजिक घटना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण के बदले औद्योगिक क्रांति शब्द इस अध्याय के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, या इस पूरे घटनाक्रम को जो हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं उसे क्रांति क्यों कहा गया, क्रांतिकारी परिवर्तन क्यों कहा गया। और ये ऐसी क्रांति, सामान्यतः राजनीतिक क्रांतियों में या किसी अन्य तरह की यदि क्रांतियां हों तो 2-4 नाम उस क्रांतियों से जुड़े रहते हैं, चाहे वे विचारक के रूप में हों, चाहे वे स्वयं उस क्रांति में जुड़े हुए नेता हों, आदि आदि। लेकिन यहाँ तो कोई नाम नहीं है। कुछ आविष्कारकों के नाम हैं बस, लेकिन मात्र आविष्कार ही पर्याप्त नहीं है। इंजन का आविष्कार हुआ, लेकिन उस आविष्कार की महत्ता को समझते हुए उसका उपयोग करना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहर की महत्ता की पहचान हुई, लेकिन नहरों का जाल बिछाया गया, इसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं। तो इस मामले में भी औद्योगिक क्रांति अन्य क्रांतियों से अलग है। यदि हम भारत में श्वेत क्रांति की बात करते हैं, जिसका मैंने जिक्र किया, तो उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है, कुरियन का, वर्गीस कुरियन का। यदि हम भारत में व्हीट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें MS स्वामीनाथन का नाम आता है, नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है। लेकिन औद्योगिक क्रांति में ऐसा कुछ नहीं। तो इस प्रकार औद्योगिक क्रांति बिल्कुल एक अलग घटना थी।